हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुबोध गजबे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमको ये 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमको क्या पढ़ना है? ये 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें क्या है, एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब एनर्जी कैसे ट्रांसफर की जाती है एक वे से दूसरे फॉर्म में, वो हम पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे या फिर इस लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो देखेंगे। क्या देखेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो टॉपिक है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअल में हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? जैसे कि ये लाइट है, लाइट जब ग्लो होता है तो आपने देखा होगा या फिर नोटिस किया होगा कि लाइट ग्लो होने के बाद वो हीट प्रोड्यूस करता है या फिर गर्म हो जाता है। आप देखिएगा कि लाइट जैसे चालू है, उसको बंद करने के बाद उसको आप हाथ लगा के देखना कि वो लाइट जो है ना वो गर्म हो चुका है। क्यों ऐसे होता है? जैसे ही हम प्रेस गर्म करते हैं तो प्रेस कैसे गर्म होती है, या फिर जब मोबाइल हम चार्जिंग पे करते हैं तो मोबाइल भी गर्म हो जाता है, या कभी कभी तो चार्जर भी गर्म हो जाता है। तो एक्चुअल में ये सब चीजें हो क्यों रही है, ये हीट जो है वो प्रोड्यूस कहां से हो रही है, तो ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है या फिर मेटल वायर है। हम लास्ट लेक्चर में हमने एक कंसिडर किया था मेटल वायर या फिर इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो मैंने आपको बताया था कि एक कंडक्टर में बहुत सारे जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। क्या रहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जो कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में मूव होते रहते हैं जब तक हमको कोई उसको एक्सटर्नल सोर्स नहीं प्रोवाइड करते। जैसे ही मैंने इस मेटल वायर को क्या किया, एक सोर्स प्रोवाइड किया, एक बैटरी से कनेक्टेड किया, तो क्या हो गया, इन इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन थी वो एक डायरेक्शन में वो फ्लो होने लगे। तो क्या हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, इसमें क्या है, मेटल वायर में क्या है, एटम्स है ना, इस मेटल वायर्स में क्या है, एटम्स है। और जैसे ही मैंने बैटरी कनेक्ट की, बैटरी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो होने लगे। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने के कारण वो एटम से कोलाइड होने लगे। क्या बोला मैंने कि ये जो मेटल वायर है, मेटल वायर में यहां पे क्या है, यहां पे एटम्स है, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि अभी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटम पे जाके कोलाइड हो रहे, एटम पे जाके क्या हो रहे, कोलाइड हो रहे। उस कोलिजन की वजह से क्या हो रहा, एटम जो है वो वाइब्रेट हो रहे, एटम क्या हो रहे, वाइब्रेट हो रहे। और उसी वाइब्रेशन के वजह से यहां पे हीट प्रोड्यूस होती है, क्या बोला मैंने कि जैसे ही मैंने यहां पे इसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अभी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होने लगे, और वहां पे जो मेटल वायर में जो एटम्स थे उस एटम के साथ कोलाइड होने लगे, कोलिजन होने लगा। और उस कोलिजन की वजह से क्या हुआ, जो एटम्स थे जो स्टेशनरी कंडीशन में थे वो अभी वाइब्रेट होने लगे, और उस वाइब्रेशन की वजह से क्या हुआ, वहां पे हीट क्रिएट हुई, उस वाइब्रेशन से क्या हुआ, वहां पे हीट प्रोड्यूस हुई। तो अपन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं किसमें, एटम में। इसी वजह से एटम जो है वाइब्रेट हो रहे हैं, वहां पे हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर हीटिंग इफेक्ट का एक स्टेटमेंट दिया गया है, वो स्टेटमेंट अपन देखेंगे अभी, स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस, मतलब जो हीट प्रोड्यूस होने वाली है उसकी क्वांटिटी इन अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। मतलब मान लेते हैं कि ये जो कंडक्टर है जिसको हमने बैटरी से कनेक्टेड किया हुआ है, उसका रेजिस्टेंस है आर, उसका रेजिस्टेंस क्या है, आर। तो क्या बोला, द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू इट, मतलब ये एक करंट मान लेते हैं हम आई, कि जो यहां से फ्लो हो रहा है फॉर अ टाइम टी, मतलब करंट फ्लो होने के लिए कुछ टाइम लगेगा, तो वो टाइम अपन मान लेते हैं टी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखिए मैंने क्या बोला कि द क्वांटिटी ऑफ हीट, मतलब ये जो हीट यहां पे प्रोड्यूस है वो किस पे डिपेंड है, द कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस क्या है, आर अपन ने मान लिए यहां पे, और उसके बाद करंट फ्लो थ्रू इट, तो करंट हमने आई मान लिया, और उसके बाद क्या टाइम लगेगा, मतलब जो ड्यूरेशन लगेगा उसको हमने टी टाइम मान लिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, मतलब ये जो आई यहां से करंट फ्लो होगा इसका स्क्वायर। हीट काय पे डिपेंड करती है, हीट डिपेंड करती है द स्क्वायर ऑफ द करंट, मतलब ये जो करंट यहां से फ्लो होगा इस डायरेक्शन में उसका स्क्वायर। साथ में ही क्या किस पे डिपेंड करेगी,
द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर मतलब यहां से जितने अमाउंट में करंट फ्लो होगा, जितने अमाउंट में करंट फ्लो होगा मतलब जितने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे वो उतने ज्यादा एटम के साथ कोलाइड करेंगे, उतने ज्यादा एटम के साथ कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है वो एटम्स में जाएगी और एटम्स जो है वाइब्रेट होने लगेंगे, और एटम्स वाइब्रेट होने की वजह से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, एटम वाइब्रेट होने की वजह से यहाँ पे क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, मतलब जितने करंट जाएगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। और साथ में द टाइम फॉर विच करंट फ्लो, मतलब ये जो टाइम जो रहेगा उस पूरी प्रोसेस होने के लिए वो टाइम भी इस पे मैनेज कर मतलब मैटर करता है। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस H इन अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R व्हेन करंट I फ्लो थ्रू इट फॉर अ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, द टाइम फॉर विच द करंट फ्लो। मतलब हम लिख सकते हैं कि हीट जो है वो H इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? ऑब्वियसली मैं ऐसे लिख सकता हूं, और इसी स्टेटमेंट को बोला जाता है या फिर इसी इक्वेशन को बोला जाता है जूल्स लॉ अबाउट, क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है जूल्स लॉ अबाउट द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स लॉ अबाउट द इफेक्ट ऑफ हीटिंग, इसको बोला जाता है। और इसका यूनिट क्या रहता है? इसका यूनिट जूल्स रहता है। हीटिंग का यूनिट क्या रहता है? हीटिंग का यूनिट रहता है जूल्स। क्लियर है इतना? तो देखेंगे कि ये इक्वेशन आया कहां से, मतलब ये स्टेटमेंट आया कहां से। अभी स्टेटमेंट तो देख लिया हमने, तो हमने को पता तो रहना चाहिए कि ये स्टेटमेंट आया कहां से। तो पता करने के लिए हम स्टेटमेंट को देखते हैं कि हम यही से मान लेते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहां पे क्या प्रोवाइड किया, बैटरी प्रोवाइड की। बैटरी क्या करती है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है, उसी का हम बोलते हैं वोल्टेज, उसी को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, वोल्टेज इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा कि ये जो यहां पे क्या हो रहा है, एक प्रोसेस हो रही है, यहां पे ये क्या हो रही है, पूरी एक प्रोसेस हो रही है। और प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उसी प्रोसेस को वर्क डन बोला जाता है, इलेक्ट्रिक वर्क डन। मतलब ये यहां से करंट इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो हो रहे हैं, यहां पे जा रहे हैं, फिर कंडक्टर से फिर से वो मतलब यहां से ये फ्लो हो रहे हैं और ये इधर जाके यहां से आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको क्या बोला जाएगा? एक वर्क डन बोला जाएगा, एक वर्क डन। तो हम मान के चलते हैं कि हम एक यहाँ पे वर्क डन, और ये यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है? इसके अंदर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं ना, इसके अंदर क्या फ्लो हो रहे हैं? इसके अंदर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। तो हम इसको मान के चलते हैं Q। क्या लिखा हमने? वोल्टेज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्जेस। वोल्टेज इक्वल्स टू क्या लिखा? वर्क डन अपॉन चार्जेस हमने लिखा। और इसी को हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या होगा? ये वर्क डन इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू चार्जेस होगा या नहीं होगा? अगर हमने इसको रीअरेंज किए तो इसके बाद ये होगा ना कि हमने वर्क डन को एक साइड रख दिया, चार्ज इधर लेके चले गए, तो हम लिख सकते हैं कि वर्क डन इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू चार्जेस, लिख सकते हैं ना। तो हमने क्या देखा? अभी हमने देखा PDF मिलेगा इसका नोट्स का, फिर भी एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आगे बढ़ती है, देखते हैं अपन एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक करंट। अब देखेंगे अपन एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले अपने को देखता है पावर, इलेक्ट्रिक पावर हमको देखना है। इसके बाद हम देखेंगे एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक करंट, तो जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होता है? मैंने इसके पहले आपको बताया कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर इज इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। और क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम और इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज पर यूनिट टाइम। उसी को हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक वर्क डन और इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन टाइम। उसी को हम क्या लिखेंगे? P इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P इक्वल्स टू
इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, दोनों सही है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो पावर है, ये जो पावर है अभी, तो एनर्जी अपन पर यूनिट टाइम, लेकिन हमको क्या करना रहता है ना, हमको एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो अभी इससे डिराइव करना है, क्योंकि एनर्जी हमको कैलकुलेट करनी पड़ती है। पावर तो कैलकुलेट करना ही पड़ता है, पावर का तो फॉर्मूला हमने देखी, लेकिन हमको क्या एनर्जी भी इसके साथ कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो हम एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, एनर्जी इक्वल्स टू पी इंटू टी, पावर इंटू टाइम। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? एनर्जी क्या होती है, एक टाइप की एनर्जी मतलब हीट ही हो गया ना, हीट का भी फॉर्मूला ही है, मतलब हीट एनर्जी हो गई। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स तो हम लिखेंगे P इंटू टी। लेकिन पावर काय में होता है, मुझे बताइए एक बात, कि ये जो पावर है वो बेसिकली किस में होता है, पावर किस में होता है बेसिकली, हम बात करेंगे पावर के बारे में। तो पावर क्या होता है, जूल्स पर टाइम। पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी काय में होती है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी किस में होती है, एनर्जी होती है जूल्स में। एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल्स, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, और इसी जूल्स पर सेकंड को बोला जाता है वैट। इसी जूल्स पर सेकंड को क्या बोला जाता है, इसी जूल्स पर सेकंड को बोला जाता है वैट। ये जो यूनिट है वो है पावर का। ओके, तो अभी मैं क्या लिखा, एनर्जी हमको डिराइव करनी है यहाँ से, कि एनर्जी को हम कैसे निकालेंगे ये हमको यहाँ से देखना है। तो मैंने क्या किया, एनर्जी लिखी, एनर्जी इक्वल्स टू, मैंने अभी क्या है, मैं भी लिखूंगा पावर का यूनिट, वैट इंटू सेकंड। एनर्जी इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने, वैट इंटू सेकंड। लेकिन आपको पता है जब इंडस्ट्री में बात होती है या फिर हमारे घर पे जो बात होती है, वो एनर्जी वैट इंटू सेकंड इतने स्मॉल अमाउंट में नहीं होती है, तो एनर्जी होती है किलोवैट्स में। तो किलोवैट्स क्या है फिर, तो हम करेंगे एनर्जी इन बिगर यूनिट, एनर्जी इन बिगर यूनिट। तो क्या होगा यहाँ पे, हम वैट को रिप्लेस करेंगे किलोवैट से। किलोवैट मतलब क्या हो गया, एक वैट मतलब सिंगल वैल्यू, किलोवैट मतलब 1000 वैट। एक वैट मतलब सिंगल वैल्यू ना, एक वैट की, और किलोवैट मतलब क्या हो गया 1000 वैट। इंटू अभी इसको बिगर वैल्यू कर रहे हैं, तो फिर सेकंड का भी हमको क्या करना पड़ेगा, सेकंड का भी हमको करना पड़ेगा आवर्स, और इसी को बोला जाता है KWH, किलोवैट आवर। इसी को क्या बोला जाता है, किलोवैट आवर। इसी को क्या बोलते हैं, किलोवैट आवर। एक बार आपका इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको बताता हूं कि आगे क्या है। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि किलोवैट आवर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो एनर्जी मीटर होता है, जो घर में लगा रहता है, इंडस्ट्रीज में लगा रहता है, वहां पे किलोवैट आवर में रीडिंग रहती है। वहां पे किस में रीडिंग रहती है, किलोवैट आवर में। तो किलोवैट आवर क्या हो गया, किलोवैट आवर क्या हो गया, किलोवैट आवर मतलब क्या है, वैट इंटू टाइम, वैट इंटू आवर। तो यहां पे 1000 वैट, 1000 वैट, 1000 वैट बोलने से अच्छा मैं क्या बोलूंगा, 1000 जूल्स बोलूंगा। वैट मतलब क्या होता है, जूल्स पर टाइम होता है ना वैट, तो वैट क्या हो गया 1000 जूल्स अपॉन सेकंड। होगा कि नहीं होगा, ये जो वैट है, वैट इक्वल्स टू क्या है, जूल्स पर सेकंड। तो मैं को अगर किलो वैट लिखना है तो मैं क्या करूंगा, 1000 जूल्स पर सेकंड, यही लिखना पड़ेगा ना मुझे, 1000 जूल्स पर सेकंड, ये लिखा, फिर इनटू, ठीक है। आवर क्या होता है, आवर क्या होता है 60 मिनट्स इंटू 60 सेकंड, ये होता है आवर, एक आवर 60 मिनट इंटू 60 सेकंड। सेकंड से सेकंड हो गया कैंसिल, सेकंड से सेकंड क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर इसका वैल्यू जब हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 36 लैक्स जूल्स, 36 लैक्स जूल्स आएगा। मतलब एक किलो वैट आवर क्या होता है, 36 वैट जूल। और एक किलो वैट को बोला जाता है, एक किलो वैट को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं 1 यूनिट। इसी को हम हमारे रेगुलर लैंग्वेज